मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भूकंप के अपने क्या-क्या लाभ हैं। हमने भूकंप की हानियां बहुत सुनी, लेकिन आज हम यहां देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे भूकंप के क्या-क्या लाभ होते हैं। इस मैजिक को यहां क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल भूकंप के अपने लाभ भी होते हैं। इस विषय को हम लोग यहां पर इस क्लास के अंतर्गत देखेंगे तथा हम जानेंगे कि हम कौन कौन से लाभ प्राप्त करते हैं भूकंप से। तो यहां हम सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे भूकंप का विश्व वितरण। हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी भूकंप का विश्व वितरण, जिसके तहत हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर भूकंप का विश्व वितरण किस स्वरूप में है। हमारी पृथ्वी पर कहां सर्वाधिक भूकंप पाया जाता है और कहां कम भूकंप पाया जाता है। हम इसी का जब विश्लेषण करते हैं, इसी के विषय में जब जानते हैं, तो उसी को हम कहते हैं भूकंप का विश्व वितरण। हमारे किन भागों में भूकंप की कितनी मात्रा मौजूद है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो उस परिघटना को हम कहते हैं भूकंप का विश्व वितरण। तो हम अपने अध्ययन प्रक्रिया के दौरान यह देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे विश्व के विभिन्न भागों में भूकंप की कितनी मात्रा कहां पर सेंट्रलाइज है, कहां पर कितनी मात्रा मौजूद है हमारे भूकंप की। जब हम प्रथम दृष्टया देखते हैं तो यह बात हम सबके ध्यान में आती है कि हमारी पृथ्वी के उन भागों में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, सबसे ज्यादा भूकंप की परिघटनाएं घटित होती हैं जिन भागों में हमारी प्लेटें आपस में लड़ रही होती हैं, जिन भागों में हमारी प्लेटें अभिसरण गति कर रही होती हैं। हमारी पृथ्वी के उन उन भागों में भूकंप की तीव्रता और मात्रा स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाती है। जैसा कि हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था कि हम जब भूकंप का विश्व वितरण पढ़ रहे थे तो हमने 4 प्रकार के भूकंप के प्रकार देखे थे, जिसमें हमारा एक प्रकार था भूकंप आने का ज्वालामुखी उद्गार, जहां से हम 50% तक के भूकंप प्राप्त कर रहे थे। और दूसरा प्रकार था हमारी पृथ्वी पर भूकंप आने का या भूकंप की परिघटना का घटित होने का संतुलन मूलक भूकंप। और तीसरा कारण था हमारी पृथ्वी पर भूकंप आने का वृंश मूलक भूकंप। और फिर चौथा कारण था, रीजन था हमारी पृथ्वी पर भूकंप आने का भ्रंश मूलक भूकंप। और चौथा कारण फॉल्ट से जब हमारी पृथ्वी पर भूकंप आए। और चौथा कारण था हमारी पृथ्वी के अंदर से प्रत्यास्थ किरणलय तरंगों का पाताली भूभाग से बाहर आना। हमारी पृथ्वी की गहराइयों से बाहर आए जब कोई लहर या तरंग और हमारी पृथ्वी पर डिस्टरबेंस उत्पन्न करे, एनी टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी प्रकार की आधारभूत अवसंरचना को डिस्ट्रॉय करे, तो इस प्रकार के भूकंप को हम पाताली भूकंप के अंतर्गत रखते हैं। तो यहां पर जब हम देख रहे हैं तो एक बात देखने में आती है, हमारी पृथ्वी के उन भागों में जहां पर हमारी प्लेटें एक दूसरे से लड़ रही होती हैं, अभिसरित कर रही होती हैं, हमारी पृथ्वी के उन उन भागों में, हमारी पृथ्वी के उन उन एरियाज में सर्वाधिक भूकंप की मात्रा देखी जाती है। सर्वाधिक भूकंप का सेंट्रलाइजेशन देखा जाता है। तो जब हम देखते हैं
ये जापान है। तो जब हम देखते हैं हमारी यूरेशियन प्लेट, जिस पर हमारा पूरा यूरोप और एशिया स्थित है, और फिर हमारी नीचे की जो प्लेट है जिस पर हमारा प्रशांत महासागर स्थित है, प्रशांत महासागर स्थित है हमारा, ये दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, इस कारण से यहां पर कहीं ना कहीं भूकंप जैसी परिघटनाओं का, ज्वालामुखी उद्गार सर्वाधिक होता है। क्योंकि प्लेटों के टकराने से हमारी पृथ्वी के अंदर में मैग्मा का निर्माण होता है, गर्म तप्त मैग्मा। और यही गर्म तप्त मैग्मा जब हमारी पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है, हमारी पृथ्वी के अंदर से बाहर भूसतह पर प्रकट होता है, तो इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार। और यही ज्वालामुखी उद्गार की परिघटना जो हमारी पृथ्वी पर घटित होती है, ये कहीं ना कहीं साथ में क्या लाती है? भूकंप लाती है। जैसे ही हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के अंदर से गर्म तप्त मैग्मा जब बाहर आएगा, उस दौरान कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी पर मौजूद प्लेटों में कंपन उत्पन्न होता है। और जब हमारी पृथ्वी की प्लेटों में अंदर में कंपन उत्पन्न होता है, तो वही कंपन भूसतह पर भी आ जाता है। इसी कारण से इसे हम भूकंप कहते हैं। तो ज्वालामुखी परिघटना से 50% तक के भूकंप आते हैं, ये कारण के रूप में। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं सर्वाधिक भूकंप आते हैं हमारी इस पेटी में, जिस परिप्रशांत मेखला की हम बात कर रहे हैं। हमारी इस पेटी में कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं, तो हम सबको दिखाई पड़ता है कि यहां ज्वालामुखी उद्गार भी सर्वाधिक होता है, जिसके कारण से इस बेल्ट में, परिप्रशांत मेखला में, इसे हम कहते रिंग ऑफ फायर जोन। इसे हम कहते रिंग ऑफ फायर जोन, अग्निवलय का क्षेत्र। यहां पर जब सबसे ज्यादा भूकंप आता है, इसी कारण से कहीं न ज्वालामुखी उद्गार होता है। इसी कारण से ज्वालामुखी उद्गार के दौरान उसी के साथ यहां पर सबसे ज्यादा भूकंप जैसी परिघटनाएं देखी जाती हैं। जहां जहां पर ज्वालामुखी उद्गार होता है, वहां वहां पर भूकंप आता है। यह अकाट्य सत्य है। इस अकाट्य सत्य को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है कि जहां जहां पर ज्वालामुखी का उद्गार होगा, वहां वहां पर भूकंप आएगा ही आएगा। तो हम यहां पर अपनी अवधारणा को स्पष्ट करना चाहें, तो यह बात स्पष्ट होती है जब यहां कंटिन्यूटी के आधार पर फिलीपींस और इंडोनेशिया के पास ज्वालामुखी उद्गारित हो रहे हैं। इसी कारण से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में, आपके परिप्रशांत मेखला में, जिसे आप कहते हैं परिप्रशांत मेखला में, आपके 63 से 65% तक के भूकंप आते हैं। कितना? 63 से 65% भूकंप यहां पर संकेंद्रित होते दिखाई देते हैं। 63 से 65% तक के भूकंप यहां पर आते हैं। सर्वाधिक भूकंप दुनिया में अगर कहीं पर आता है, तो यह हमारे परिप्रशांत मेखला। यहां पर एक नवीन शब्द आपसे मुलाकात कर रहा है, मेखला। मेखला बेल्ट, या उसे हम कहते हैं पेटी। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप किस बेल्ट से हैं, तो आप बताते हैं कि हम पूर्वांचल बेल्ट से हैं। कोई विद्यार्थी बताते हैं कि हम पश्चिमांचल बेल्ट से हैं। कोई विद्यार्थी बताते हैं हम अवध बेल्ट से हैं। कोई विद्यार्थी बताते हैं कि हम बुंदेलखंड बेल्ट से हैं। तो ऐसे में बेल्ट माने होता है एरिया, क्षेत्र, भूखंड, जिसमें आपस में कुछ क्या हो, समानताएं हो, आपस में कुछ सिमिलरिटीज हो। उस एरिया को हम बेल्ट के रूप में नोटिफाइड करते हैं,
तो ये बात सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। तो परिप्रशांत मेखला में आपस में कुछ समानताएं हैं, इसी कारण से इस एरिया को हम क्या कहते हैं, परिप्रशांत मेखला। भूकंप के विश्व वितरण की दृष्टि से जब हम बात करते हैं, तो भूकंप के विश्व वितरण की दृष्टि से संपूर्ण पेटियों को 3 भागों में हम बांटते हैं। पहली पेटी जो हमारी होती है उसे हम कहते हैं परिप्रशांत मेखला। दूसरी पेटी जो हमारी होती है उसे हम कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। और तीसरी पेटी जो हमारी भूकंप की दृष्टिकोण से होती है उसे हम कहते हैं अटलांटिक पेटी। तो इस प्रकार से सारी पेटियां हमारे मौजूद होती हैं। तो यहां पर हमारी परिप्रशांत मेखला में पर प्रशांत महासागर इधर भी है, और प्रशांत महासागर का ये पूर्वी तट है, और प्रशांत महासागर का ये पश्चिमी तट है। और इस तट पर भी कहीं ना कहीं हमारे सर्वाधिक भूकंप देखे जाते हैं, क्योंकि यहां पर हमारी प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। इसीलिए इस पेटी में सर्वाधिक ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, और इसी कारण से यहां पर सबसे ज्यादा भूकंप भी आते हैं। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। नॉट एनी कंफ्यूजन, किसी भी कंफ्यूजन के साथ नहीं। संशयात विनश्यति, संशय विनाश का कारण होता है, इसलिए आप सभी को किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना है। यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर हमारी परिप्रशांत मेखला ये भी है। यहां पर खूब ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार होंगे, और खूब ज्यादा यहां पर देखिए प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, ज्वालामुखी उद्गार का जोन बनेगा, और फिर यहां पर ज्वाला भूकंप भी खूब आएगा। क्योंकि भूकंप के जो 4 प्रकार हैं उसमें प्रमुख प्रकार के तौर पर जब हम बात करते हैं ज्वालामुखी उद्गार से आने वाले भूकंप, ये सबसे प्रभावी है। और फिर हम देखते हैं हमारी अगली पेटी जो होती है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी है हमारी। इस मध्य महाद्वीपीय पेटी से हमारे महाद्वीपों के मध्य भाग वाले एरिया में भूकंप आते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखना है। हमारी मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसे हम कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी या मेखला या बेल्ट। इंटरकॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी। हमारी इस मध्य महाद्वीपीय पेटी में संपूर्ण भूकंप का 21% तक का भूकंप दर्ज किया जाता है। 21% भूकंप यहां पर आते हैं। 21% तक की भूकंप की परिघटना यहां पर आपको देखने को मिलती है। आपकी किस पेटी में? आपके मध्य महाद्वीपीय पेटी में आपकी 21% तक की भूकंप जैसी परिघटनाएं घटित होती है। इस बात को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। आपके भारत में आने वाला भूकंप, यही है आपका प्यारा भारत, यही है आपका सशक्त भारत, मजबूत भारत, समृद्ध भारत। सारा का सारा आपका भारत यही है। और इस आपके भारत में, आपके इंडिया में कहीं ना कहीं आप देखें सबसे ज्यादा जो भूकंप का एरिया होता है भारत में, यह कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा संवेदनशील जोन है अगर कोई, तो यही है भारत का सबसे संवेदनशील जोन। भूकंप के दृष्टिकोण से देखें तो आपके नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर असम का ये पूरा का पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके में सर्वाधिक सबसे ज्यादा भूकंप की परिघटनाएं संपन्न होती हैं। सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। भूकंप की दृष्टि से यह भारत में सबसे संवेदनशील एरिया है। इसी कारण से आप लोग देखेंगे कि यहां पर देहरादून में भी एक सिस्मोग्राफ लगाया गया है। भूकंप वेधनशालाओं की स्थापना की गई है। और फिर इसी से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपके यहां दिल्ली में भी कहीं ना कहीं भूकंप वेधनशालाओं की स्थापना की गई है।
और भूकंपीय दृष्टिकोण से आपका सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया भी कहीं ना कहीं संवेदनशील है। इस कारण से आपके कोलकाता में भी एक भूकंप वेधशाला की स्थापना की गई है। और फिर यहां आप दक्षिण भारत में देखते हैं तो कोयना का भूकंप महाराष्ट्र में बहुत भयंकर भूकंप आया था। इसी कारण से महाराष्ट्र में 2 भूकंप वेधनशालाओं की स्थापना की गई है। यह हमारी भूकंप वेधनशाला एक मुंबई में है और दूसरी हमारी पुणे में है। तो इस प्रकार से हमारी भूकंप वेधनशालाओं की स्थापना की गई है जो संवेदनशील इलाके हैं भूकंपीय दृष्टिकोण से उन्हीं स्थानों पर। यहां पर अगर हम लोग बात करना चाहें, हमारी पृथ्वी पर जो भूकंप आते हैं ये किस पेटी के अंतर्गत या किस बेल्ट के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, तो ये बात प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो जाती है कि हमारी भारत में आने वाले सारे के सारे भूकंप आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बेल्ट में आते हैं, जिसे हम कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, इंटरकॉन्टिनेंटल बेल्ट। और इस इंटरकॉन्टिनेंटल बेल्ट में आपके भूकंप शामिल किए जाते हैं, भारत में आने वाले समस्त भूकंप। ये प्रश्न के तौर पर आपके अगर सामने आए तो आप लोग इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट रहें कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में आने वाले सारे के सारे भूकंप, भारत में आने वाले सारे के सारे भूकंप इसी पेटी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अभी आप सभी विद्यार्थियों ने देखा कि आपके इस वाले इलाके में, मध्य एशिया वाले इलाके में भूकंपीय परिघटना घटित हुई। मध्य एशिया वाले इलाके में आपकी भूकंपीय परिघटना घटित हुई, जिसके कारण वहां पर भयंकर भूकंप आया आपकी तुर्की में और व्यापक धनजन की हानि हुई। भारत अपने स्वभाव के अनुकूल यहां पर भी बहुत ज्यादा क्या किया, हेल्प किया यहां पर पीड़ित मानवता को, जैसा कि भारत सदैव करता रहा है। भारत सदैव कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में अगर मानवता पीड़ित है, परेशान है, तो उसमें सहयोगी भूमिका के तौर पर सामने आता रहा है। इसी कारण से कहीं ना कहीं यहां पर भी भारत ने अपनी सबसे पहले भारत की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, भारत की एनडीआरएफ की टीम यहां जाकर के पहुंची। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स यहां पर लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार ने भेजा और आप सभी लोगों ने देखा कि यहां पर सर्वोत्तम सहायता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारतीय फौज ने अपना कार्य संपादित किया। तो यहां पर जो भूकंप आया था वो यहां से 2 प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से आया था। हमारी अनातोलियन प्लेट कहीं ना कहीं यहां पर जाकर के टकरा रही थी आपकी यूरेशियन प्लेट से, और अरेबियन प्लेट भी बगल है उससे भी टकरा रही थी। इस कारण से तुर्की का ये एरिया जो है पूरा का पूरा छोटी छोटी प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र है। इसी कारण से भूकंप की दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है। और इस संवेदनशील इलाके में यहां पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें बनाई गई। किसी अथॉरिटी ने ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम रहा कि हमारी प्लेट पर वजन ज्यादा पड़ा और हमारी पृथ्वी के अंदर मौजूद प्लेट कांपने लगी। और जब हमारी प्लेट कांपने लगी तो तुर्की के लोग भी उसी के साथ कांपने लगे। तो इस विषय को हमें समग्र रूप से देखना है। जब हम इसे समग्र रूप से देखेंगे तब जाकर के हम बातों को स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। तो ये मध्य महाद्वीपीय पेटी का पूरा एरिया है। तो आपके भारत में आने वाला भूकंप भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आप जिस एरिया में रहते हैं भारत के, वो बहुत सुरक्षित जोन है सिस्मिक जोन के हिसाब से। आपके पूर्वज महान हैं, उन्हें आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। आपको एक पूरी समूची प्लेट पर ला करके स्थापित किए हुए हैं, जहां पर भूकंप जैसी परिघटनाएं आना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत सुरक्षित जोन में है सिस्मिक
जोन के हिसाब से। तो ये बातें ध्यान में रखना। बिहार हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब सिस्मिक जोन में के हिसाब से बहुत ही सुरक्षित इलाके हैं। तो इस विषय को ध्यान में रखना है। हमारी अगली जो पेटी होती है वो हमारी पेटी होती है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक बेल्ट के रूप में इसे हम जानते हैं। आइए इसको हम प्लस प्लस में दर्शा करके देखने का प्रयास करते हैं। हमारी अटलांटिक बेल्ट में जो भूकंप आते हैं, संपूर्ण भूकंप का 16 से 16% तक के यहां पर भूकंप देखे जाते हैं। 15 से 16% तक के भूकंप यहां पर आते हैं। आपके किस बेल्ट में? अटलांटिक बेल्ट में। अटलांटिक बेल्ट, पेटी या मेखला, इसका मतलब होता है एरिया, क्षेत्र। बेल्ट का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, भूखंड। और इस तरीके से यहां पर भी जो हमारे भूकंप आते हैं वो 16% तक के भूकंप यहां पर आते हैं। तो हमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां प्लेटों के अपसरण सीमा, प्लेटें यहां दूर दूर जा रही हैं। इस प्लेटों की गति के कारण यहां पर कहीं न कहीं भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार आता है और ज्वालामुखी उद्गार के साथ साथ भूकंप भी आते हैं। इस प्रकार से यहां पर सारा का सारा भूकंप आता है। इस विषय को सभी विद्यार्थियों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं। इस मानचित्र के माध्यम से ही आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं और इसे आसानी से समझ सकते हैं। जब आपके भूकंप को लेकर के कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्कुल क्लियर हो। क्लियरिटी योर माइंड, आपके दिमाग में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। सबसे पहली स्पष्टता होनी चाहिए कि भूकंप की दृष्टिकोण से हम पूरे विश्व को कितने भागों में बांटते हैं। तो यहां पर जब हम लोग देखते हैं तो 3 भागों में बांटते हैं। हमारी परिप्रशांत मेखला, परि माने चारों तरफ, प्रशांत महासागर के परितः न्यूजीलैंड तक जितने सारे के सारे भूकंप आते हैं, इसे हम कहते हैं परिप्रशांत मेखला में आने वाले भूकंप। और इधर हमारे नॉर्थ अमेरिका से लेकर के साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर आने वाले सारे के सारे, प्रशांत महासागर के परितः आने वाले सारे के सारे भूकंप परिप्रशांत मेखला में शामिल किए जाते हैं। परिधन प्रशांत बराबर परिप्रशांत, संधि विच्छेद करके यहां पर देख लीजिए। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तो हम लोग यहां पर एक राष्ट्र देख रहे हैं। इस राष्ट्र का नाम है जापान। जापान राष्ट्र है। खाई के पान बनारस वाला बन जाए जापान। जाधन पान, हम लोग बनारस का पान ही खाते रहे, लेकिन जापान वाले आगे निकल गए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि भारतीय अपने स्थान पर खड़े होकर ही टट्टुओं की तरह मिट्टी खोदते रहे और जापानी लोग अपने कर्म बल के आधार पर निरंतर बढ़ते चले गए। तो ये जापान की अपनी ताकत है। जापान द्वीपीय राष्ट्र है मूलतः। होकैंडो, होन्सु, क्यूशु, होन्सु, शिकोकू, ये सारे के सारे द्वीप मिलकर के जापान राष्ट्र को जन्म देते हैं। जापान को एक संप्रभु राष्ट्र की पेरीफेरी में तब्दील करते हैं, उसका परिसीमांकन करते हैं। उदाहरण के स्वरूप में अगर आप समझना चाहें तो भारत के 10 से 15 जिले मिला दीजिए, इतना ही बड़ा आपका जापान राष्ट्र है। एक बात यहां पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। जापान में प्रतिवर्ष 1400 भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं।
मेरे बच्चों, 1400 भूकंप के झटके जापान में महसूस किए जाते हैं। उसके बावजूद भी जापान एक विकसित राष्ट्र है, एशिया का समृद्धशाली राष्ट्र है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी से संपन्न राष्ट्र है। 1400 भूकंप, अगर हम औसत निकालें इसका, 365 से भाग दे दें अगर हम इसमें, तो प्रतिदिन औसत भूकंप की जो संख्या आती है वो कहीं ना कहीं कितनी आएगी? 3 भूकंप, 3.5 भूकंप औसतन यहां पर प्रतिदिन झटके महसूस किए जाते हैं। 12 से भाग दे तो इस तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं प्रतिदिन इतने भूकंप आते हैं। इतने भूकंप के झटके झेलने के बावजूद भी 365 से बावजूद भी यह जापान एक समृद्धशाली राष्ट्र है। तो यहां पर आपको फैक्चुअल आधार पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा भूकंपी झटके महसूस करने वाला राष्ट्र कौन सा है, तो हमें जापान बताना होगा। जापान में भूकंप के झटके को कम करने के लिए पहले लकड़ी के घर बनाए जाते थे, मेड इन वुडन लकड़ी के घर। लेकिन जापान तकनीकी रूप से बहुत समृद्धशाली राष्ट्र है। अब जापान में जो तकनीकी उपयोग में लाई जाती है घर बनाने के लिए, वो तकनीकी होती है स्टेनलेस स्टील की टेक्नोलॉजी। स्टेनलेस स्टील से जापान में घर बनाए जा रहे हैं, स्टेनलेस स्टील टेक्नोलॉजी, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की लोचकता, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो 180 अंश की फ्लेक्सिबिलिटी वाले घर यहां पर बनाए जाते हैं। भूकंप आया तो कभी इधर कभी उधर फिरा करके ऐसे मकान खड़े हो जाते हैं। तो अब यहां पर जो घर बनाए जा रहे हैं वो कैसे बनाए जा रहे हैं? भूकंप रोधी ऐसे पदार्थों का यूज किया जाता है जिनकी लोचकता ज्यादा हो। भूकंप आए, इधर उधर झूले की तरह झूले और फिर अपने स्थान पर आकर के खड़े हो जाएं। इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। गिरे, जैसे आप गिरे फिर उठकर खड़े हो जाते हैं, इस प्रकार से ये गिरते हैं और फिर उठ करके खड़े हो जाते हैं। घर में दीवारों पर रखे हुए सामान गिरते हैं, फिर उन्हें ये व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर अपने दैनिक कार्य व्यापार में लग जाते हैं, अपना समय नहीं गवाते हैं। इसीलिए जापान एक समृद्धशाली राष्ट्र है, एक विकसित राष्ट्र है। तो ये बात सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखनी है। और हम लोग यहां पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबके ध्यान में एक बात आती है। हम लोग भूकंप का विश्व वितरण देख रहे थे, और फिर हमारी मध्य महाद्वीपीय पेटी, और फिर हमारी जो अगली पेटी है इसे हम कहते हैं अटलांटिक मेखला। अब हम लोग यहां पर जानने का प्रयास करेंगे कि भूकंप से क्या क्या लाभ है। आइए इसको हम देखते हैं कि आखिर भूकंप से क्या क्या लाभ है, भूकंप से क्या लाभ हो सकते हैं। इस विषय को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि भूकंप को हम हमेशा नकारात्मक आयाम में देखते हैं, निगेटिव सेंस में देखते हैं। भूकंप है तो विनाश है, ऐसा मानकर चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी प्रकृति में कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके कई आयाम होते हैं। एक आयाम से हो सकता है प्रथम दृष्टया वो आपके लिए नुकसानदेह हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति अगर कोई चीज कर रही है तो वो पूर्णतः हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता है। पूर्णतः अपने मानव समाज के लिए नुकसानदेह, या हमारी प्रकृति या हमारी प्राणी समाज के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी प्रकृति हम सबकी संरक्षिका है, हम सबका पालन पोषण करने वाली है। तो क्या हमारी प्रकृति चाहेगी कि हमारे बच्चे दुख की अवस्था में हो? क्या ऐसा हमारी प्रकृति चाह सकती है? हमारी प्रकृति ऐसा कदापि नहीं चाहेगी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं हमारी प्रकृति में जब भूकंप आता है, हमारी प्रकृति में जब भूकंप घटित होता है, तो यह भूकंप संपूर्णता के आधार पर नुकसानदेह
नहीं होता है। हानियां सभी लोग जानते हैं। आइए हम नुकसान देखने का प्रयास, लाभ देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारी पृथ्वी में कोई भी अवांछ ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, कोई भी ऊर्जा हमारी पृथ्वी में उत्पन्न हो गई है, तो उसका हमारी पृथ्वी से बाहर आना बहुत जरूरी है। उसका बाहर आना बहुत जरूरी है। तो इस कारण से हमारी पृथ्वी में जो भी अवांछनीय ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उसका बाहर डिस्चार्ज होना जाना, बाहर आ जाना हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारी पृथ्वी अस्वस्थ हो जाएगी। हो सकता है कि अपने जिस मार्ग पर चल रही है उसका मार्ग ही अवरुद्ध हो जाए, उसका परिपथ ही। अगर ऐसा हो गया तो तेरा क्या होगा कालिया? तो ये बात ध्यान में रखना है कि आप लोग का क्या होगा फिर अगर ऐसा हो गया। शोले पिक्चर का वो डायलॉग याद करिए कि तेरा क्या होगा कालिया। तो ये बात हम सबको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये सब यहां पर डिस्चार्ज हो जाती है। जो भी अवांछनीय ऊर्जा हमारी पृथ्वी में जन्म लेती है वो भूकंप से ही तो बाहर आती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, लाभ हो गया भूकंप के। और एक बात हमको ध्यान में रखनी है, हमारी पृथ्वी में सारे खनिज संसाधन मौजूद होते हैं। सारे के सारे खनिज संसाधन हमारी पृथ्वी के अंदर में मौजूद हैं। इसी कारण से हम लोग कहते हैं अपनी पृथ्वी माता को रत्न गर्भा, रत्न को जन्म देने वाली। और सच में हमारी पृथ्वी रत्न गर्भा है, रत्न को जन्म देने वाली है। तो हमारी पृथ्वी हमें रत्न देती है, रत्न देती है। तो यहां पर हमारी पृथ्वी के अंदर में जब ये भूकंपीय लहरें चलती हैं तो कभी कभी ये रत्न क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। भूकंपीय लहरों से टक्कर खा करके ये रत्न हमारी पृथ्वी से बाहर आ जाता है। और जब ये रत्न बाहर आ गया तो हम बिना आर्थिक व्यय किए, बिना इसकी डिगिंग किए इस रत्न को प्राप्त कर लेते हैं पृथ्वी की भूसतह पर आसानी से। तो इस प्रकार से ये खनिज संसाधन हमें बिना खुदाई के प्राप्त हो गए, बिना आर्थिक व्यय के प्राप्त हो गए। तो क्या ये लाभ हुआ कि नहीं हमारे लिए? तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो गया, बेनिफिट्स, लाभ। और कभी कभी क्या होता है, हमारी पृथ्वी के अंदर में कोई जलाशय है, मृदु जल स्रोत है, अधोभौमिक जल है, अंडरग्राउंड वाटर है। और ये अंडरग्राउंड वाटर भूकंपीय झटका लगने से हमारी पृथ्वी के क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ये बाहर आ गया, भूकंप का झटका लगने से वो बाहर आ जाता है। और इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं उसे हम प्राप्त कर लेते हैं, इस अपने रत्न को। तो यहां पर यह बात ध्यान में रखनी है, हम उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जल स्रोत ही बाहर आ गया। अब जब जल स्रोत बाहर आ गया तो यहीं से अपना आप इसका उपयोग में लीजिए, सिंचाई में लीजिए, जहां पर भी इसका उपयोग करना हो करें। तो यहां पर हम एक मानचित्र के ऐसा हुआ भी है भारत में, इसको हम मानचित्र के माध्यम से समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहां पर हमारा गुजरात है, यहां पर हमारा गुजरात का भुज का एरिया है। इस भुज के एरिया में, इस भुज के क्षेत्र में सन 2001 को भूकंप आया था। 26 जनवरी सन 2001, जब राजपथ पर, अब उसका बदला हुआ नाम है कर्तव्य पथ, जब कर्तव्य, उस समय राजपथ था, इसी कर्तव्य पथ पर परेड चल रही थी और पूरा देश ध्वजारोहण और अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था। अपने संविधान के लागू होने का जश्न, अपने नियम कानून से शासित होने का जश्न मना रहा था पूरा भारत। उस दौरान 26 जनवरी सन 2001 को बहुत भयंकर भूकंप आया आपके कहां पर, भुज। यह भूकंप बहुत ही विनाशकारी भूकंप था, लेकिन बहुत सारा नुकसान हुआ यहां पर। पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र ही तबाह हो गया, बर्बाद हो गया।
लेकिन उस बर्बादी के साथ ही हमें प्रकृति ने मनोहार स्वरूप एक मृदुजल स्रोत दे दिया बाहर। और ये इलाका जो हमारा है समुद्र के किनारे है, इस कारण से कहीं ना कहीं यहां पर जल कैसा है? लवणीय जल है, लवणता ज्यादा है, पीने के योग्य नहीं है। पियो तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तो यहां पर हमें मृदुजल स्रोत प्राप्त हुआ, तो क्या यह लाभ हुआ कि नहीं हुआ? यह हमें लाभ हो गया, क्योंकि यहां का जल लवणीय था, लोगों को पीने के लिए जल टैंक से सप्लाई करना पड़ता था। अभी भी यहां के लोग इसी से जल प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये क्या हो गए? भूकंप के लाभ हो गए। हमारी पृथ्वी के ऊपर अग्नेय रॉक होती है, अग्नेय चट्टाने होती है, और ये अग्नेय चट्टाने आप सभी लोग जानते हैं ज्वालामुखी उद्गार से हमारी पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। ज्वालामुखी उद्गार वल्केनिज्म क्रिया से आई है हमारी पृथ्वी पर। इसी कारण से इन्हें हम कहते हैं प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक, या इन्हें हम कहते हैं मातृ चट्टान, माता पिता चट्टान, अभिभावक चट्टान, क्योंकि अन्य दो चट्टानों की जन्मदात्री यही हमारी चट्टान है। इस कारण से इसे हम कहते हैं अभिभावक चट्टान, मातृ चट्टान। प्राथमिक सबसे पहले आई, तो प्राथमिक चट्टान दरअसल ये बहुत कठोर होती है, वेरी हार्ड, बहुत कठोर होती है। इसके कण आपस में रिजिड होते हैं बिल्कुल। इस कारण से जब हमारी पृथ्वी पर भूकंप आता है तो इन चट्टानों को क्या कर देता है? क्रैक कर देता है, इनमें रंध्र बना देता है। और जब इनमें रंध्र बन जाते हैं तो इन्हीं रंध्रों के पोरों से, छोटे छोटे छिद्रों से जब इनके अंदर जल जाता है तो ये हमारी कठोर चट्टानें धीरे धीरे क्या होने लगती हैं? कमजोर होने लगती, हिलने लगती हैं। और ये फिर अपक्षय अपर्दन के परिणाम स्वरूप हमारी किस चट्टान में बदल जाती है? अवसादी चट्टान। और यही अवसादी चट्टानें हैं जिनसे दुनिया के सारे बृहत्तम मैदान बने हुए हैं। चाहे आपका गंगा का मैदान हो, मां गंगा, हम भारत के लोग हैं, हम अपनी प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मां यमुना ने जो ये विशाल मैदान बनाया है दुनिया का, जिसमें 45 करोड़ आबादी के भरण पोषण करने की क्षमता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीबीसी लंदन ने इसको प्रकाशित किया। 45 करोड़ आबादी के भरण पोषण की क्षमता है। तो ये सब किससे बने हुए हैं? आपके अवसादी चट्टानों से बने हुए हैं। आप जहां पर खड़े हैं अभी, वो भी क्या है? हमारी अवसादी चट्टानें ही हैं। नील नदी का मैदान, वांगो नदी का मैदान, यांगसी टिक्यांग नदी का मैदान, अमेजन नदी का मैदान, दुनिया के सारे मैदान अवसादों से बने हैं। इन्हीं चट्टानों के टूट फूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से निर्मित हुए हैं। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है। नॉट एनी कंफ्यूजन, किसी भी कंफ्यूजन और संदेह के तहत नहीं, वेरी क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, किसी भी कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। तभी जाकर के हम अपने प्रश्न को, अपनी रीच मेंटेन कर पाएंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये हमारी चट्टानों को तोड़ते हैं, हमारी भूकंपी लहरें, और हमें अवसादी चट्टानें देती है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभप्रद है कि नहीं? तो देखिए, भूकंप के भी अपने लाभ हैं। हमारी प्रकृति अगर कुछ कर रही है, हमें नुकसान दे रही है, तो हमें फिर कहीं ना कहीं वो क्या देती है? लाभ के रूप में सूद और ब्याज के साथ हमें वापस करती है। क्योंकि हमारी प्रकृति अपने बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं कर सकती है, बशर्ते हम सबकी देखने की दृष्टि तीव्र होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तभी जाकर के हम उस विषय को देख पाएंगे। भूकंप निसंदेह ही प्रथम दृष्टया हम सबके लिए नुकसानदायक हों, हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं, हमारे घर मकान सड़कों को नष्ट कर देते हैं,
हमारे जीवन के जीने के संसाधनों को हमसे वंचित कर देते हैं, छीन लेते हैं अगर कहा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये समाज में आग लग जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए घोर चुनौती के रूप में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा प्रथम दृष्टया नुकसान आपको दिखेगा। लेकिन इसके अपने क्या होते हैं, लाभ होते हैं। कभी कभी हमें गर्म जल स्रोत मिल जाते हैं ग्लेशियर के रूप में भूकंप के दौरान, और ये गर्म जल स्रोत बाहर आते रहते हैं। तो इस प्रकार से भूकंप के ये सारे कहीं ना कहीं लाभ हैं, जिन लाभों से हम लोग परिचित है, और इस बात को हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी भूकंप से एक लाभ हो रहा है, ये देखते हैं। कभी न कभी भूकंप से हमें क्या हो जाते हैं, अतिरिक्त भूखंड प्राप्त हो जाते हैं। अतिरिक्त भूखंड, आप सभी लोग जानते हैं भूखंड का कितना इंपॉर्टेंस होता है, जमीन का मानवीय समाज के लिए कितना इंपॉर्टेंस होता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं भूमि के लिए, जमीन के लिए। तो यहां पर जमीन हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, और ये कभी कभी कौन दे देता है, हमारी भूकंपी लहरें हम सबको दे देती हैं। वैज्ञानिक लोग ऐसा बताते हैं कि हमारा राजस्थान, राज्यों का राजा राजस्थान कभी समुद्र में डूबा हुआ था, लेकिन ये राजस्थान हमारी पृथ्वी के अंदर से कोई ऐसा भूकंप आया, ऐसी घटना घटित हुई, भूकंपी घटना इतनी तीव्र गति से कि ये हमारा राजस्थान पूरी तरीके से क्या आ गया, समुद्र से बाहर आ गया। जब ये समुद्र से बाहर आ गया तो आप समझिए आपको राजस्थान जैसा राज्य प्राप्त हो गया। भारत में सबसे अधिक खनिज संसाधनों की आपूर्ति करने वाला राज्य राजस्थान, वीरों की धरती राजस्थान हमें प्राप्त हो गया। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें राजस्थान की प्राप्ति भी भूकंपी पर घटना से हुई है, तो हमें अतिरिक्त भूखंड मिला, ऐसा भूखंड जो वीरों को जन्म देती हो, यह भूखंड हमें प्राप्त हुआ। तो इस बात को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं हमारी पृथ्वी में जो दूसरी घटना है, हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे उसके अपने कौन कौन से लाभ हैं। आइए एक लाभ बहुत सटीक तरीके से यहां देखने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे लाभ हमें देते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर भूकंप आया तो कभी कभी हमारी पृथ्वी की पूरी भूसतह जिस पर हम चल रहे हैं, वनस्पति है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सारी की सारी भूसतह ये हमारी पृथ्वी के अंदर पलट करके दब जाती है। इसे हम कहते हैं भूपटल परिवर्तन। जिस पर आप बैठे हुए क्रस्ट पर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वनस्पति है, जीव है, जंतु है, पादाब है, ये सारे के सारे पूरी तरीके से पटल पलट जाती है। पटल पूरी तरीके से पलट गई। जैसे गिलास में पानी रखा है, पूरी तरीके से पलट दीजिए। ठीक उसी तरीके से हमारी भूपटल भी भूकंपी तरंगों से पलट जाती है, और जैसे ये पलट जाती है वैसे ही सारी की सारी वनस्पति और जीवजंतु हमारी पृथ्वी के अंदर में चले जाते हैं। और जब हमारी पृथ्वी के अंदर में ये जीव चले जाते हैं तो ये वनस्पति चली जाती है, तो यहां पर ताप और दाब इनके ऊपर पड़ता है। जब इनके ऊपर ताप और दाब पड़ता है, ये सभी लोग किस में तब्दील हो जाएंगे? तो बहुत सारे वर्ष के बाद ये सभी लोग तब्दील हो जाते हैं किसमें? कोल में, कोयले में परिणित हो जाते हैं। और फिर किसमें परिणित हो जाएंगे? जीव जंतु जो है, हमारे पेड़ पौधे सारे लोग कोयले में तब्दील हो जाएंगे, और हमारी वनस्पतियां और सारे जो हमारे जीव जंतु जो फॉसिल्स हैं, ये सब किसमें बदल जाते हैं? ये सब बदल जाते हैं ऑयल में, तेल में, पेट्रोलियम में, सेल गैस में, ये सब परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर अगर सब वनस्पति, मानव वगैरह दबे तो सब लोग फिर क्या बन जाएंगे? तेल बन जाएंगे। और तेल बन करके सब लोग 22 महीने क्या करेंगे? उड़ाएंगे, जीने के बाद भी, जीने के साथ भी, मरने के बाद भी।
तो आप जीते जी तो राष्ट्र के लिए लाभकारी हैं भी, कहीं ना कहीं आप अगर पृथ्वी के अंदर भूपटल से चले गए पलटकर, तो मरने के बाद भी आप समाज के लिए क्या होंगे, उपयोगी होंगे। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तो हम क्या प्राप्त करते हैं, जीवाश्म ईंधन। ये हमारी भूकंप के क्या है, हमारे लाभ हैं। इस बात को सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। नॉट एनी कंफ्यूजन, किसी कंफ्यूजन के साथ नहीं। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे हमारे भूकंप के क्या क्या लाभ हैं, और फिर हमारे भूकंप का विश्व वितरण, कैसा वितरण है हमारी पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों का, हमारी पृथ्वी की किस पेटी में कितना % भूकंप आता है। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा 2/3 भूकंप परिप्रशांत मेखला में आता है। उसके बाद हमारी मध्य महाद्वीपीय पेटी होती है 21%, जो भारत भी जिसमें शामिल है। और फिर हमारी अगली पेटी होती है अटलांटिक बेल्ट। तो वहां पर जो हमारे भूकंप आते हैं वो कितने %, 16% तक आते हैं। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर ये भूकंप आते हैं। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। आइए हम लोग थोड़ा सा छाया क्षेत्र के विषय में जानते हैं। भूकंप का छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, इस विषय को आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो हम लोग यहां पर छाया क्षेत्र के विषय में जानेंगे। जब हमारी पृथ्वी पर भूकंप आता है, माना कि ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी पर यहां से भूकंप आना शुरू हुआ। जहां से हमारी पृथ्वी में भूकंप का जन्म होता है उसे हम कहते हैं फोकस, या भूकंप का मूल कहते हैं, या फिर हम कहते हैं फोकस, या फिर इसे हम कहते हैं फोकस। तो हमारी पृथ्वी के सभी भागों में ये भूकंपी लहरें जाती हैं, सभी भागों में ये भूकंपी लहरें जाएंगी। लेकिन हमारी भूकंपी लहरें हमारी पृथ्वी के सभी भागों में जाती हैं, लेकिन यहां पर जब हम लोग देखते हैं तो हमें यह बात स्पष्ट होती है, हमारी भूकंपी लहरों का यहां पर जो है, हमारी भूकंपी लहरें सभी भागों में जाती हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं हमारी भूकंपी लहरों का जो परिसंचरण होता है वो सभी भागों में होता है। सभी भागों में समान रूप से हमारी भूकंपी लहरें जाती हैं। हमारी ये भूकंपी लहरें हमारी पृथ्वी के सभी भागों में जाएंगी, और जहां सबसे पहले पहुंचती हैं ये 90 डिग्री है भूकंप मूल से। जहां पर सबसे पहले पहुंचती है उसे हम कहते हैं भूकंप का केंद्र, भूकंप का अधिकेंद्र। भूकंप का अधिकेंद्र, ये बात ध्यान में सभी विद्यार्थी को रखना है। ये हमारा भूकंप का अधिकेंद्र है। अब यहां पर कहीं ना कहीं भूकंपी लहरें सभी, ये हमारी पी लहर हो गई, ये हमारी यस लहर हो गई, ये हमारी पी लहर हो गई, फिर यस, यहां पर हमारी पी लहर, यस लहर, पी लहर और यस लहर। यहां पर हम लोग देखते हैं, और हमारी जो ये लहर है, हमारी पी लहर है, वो हमारी पृथ्वी के सभी भागों में जाएगी। यहां पर भी हमारी पी लहरें जाती हैं इस प्रकार से, यहां पर भी हमारी पी लहरें जाती हैं। ये हमारी पी लहरें हैं, ये हमारी पी लहर है, ये हमारी पी लहर है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमारी यस लहरें नहीं जाती हैं। क्योंकि जब हम इन लहरों के गुणधर्म देख रहे थे उस दौरान हमने देखा था कि हमारी यस लहरें कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं जाती हैं, क्योंकि इनका परिसंचरण, इनका संचरण कहां पर नहीं होता है, इनका संचरण कहीं ना कहीं हमारे द्रव माध्यम में नहीं होता है। इसी कारण से ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जिसके कारण से भूकंपी लहरों के शैडो जोन का निर्माण होता है, छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। तो यहां पर हमारा जो छाया क्षेत्र बना हुआ है, ये वाला देखिए, एक छाया क्षेत्र यहां निर्मित हुआ और दूसरा छाया क्षेत्र हमारा यहां पर निर्मित हुआ। ये 105 अंश पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और पुनः प्रकट होती हैं 145 अंश से लेकर के 143 अंश पर, और यहां पर भी 105 अंश पर इनका विलोपन हो जाता है और फिर ये प्रकट होती हैं 145 अंश पर। अब यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे
कि अगर हम पी लहरों का छाया क्षेत्र जानना चाहें तो ये हमारे पी लहरों का छाया क्षेत्र है। लेकिन यहीं पर हम अगर यस लहर का छाया क्षेत्र जानना चाहें, यस लहर के छाया क्षेत्र के विषय में जानकारी लेना चाहें, तो यहां पर हम लोग देखते हैं हमारे यस लहरों का छाया क्षेत्र ये पूरा है। इस पूरे एरिया में हमारी यस लहरें क्या हैं? अनुपस्थित है, उनकी अब्सेंट है। आप देखें यस में यहां पर हमारी लहरें नहीं हैं। तो यस का छाया क्षेत्र 105 अंश से लेकर के 105 अंश तक होता है। यह हमारी यस लहरों का छाया क्षेत्र है। यस लहरों का छाया क्षेत्र, तो ये विषय ध्यान में सभी विद्यार्थी को रखना है। और ये हमारी है पी लहरों का छाया क्षेत्र। पी लहरों का छाया क्षेत्र, और ये हमारा है यस लहरों का छाया क्षेत्र, और यहां पर हमारा है ये पी लहरों का छाया क्षेत्र। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा पूछ लिया जाता है, तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। हमारी यस लहरों का छाया क्षेत्र कौन है और हमारी पी लहरों का छाया क्षेत्र कौन है? क्योंकि हमने एक फिगर के माध्यम से देखा था पी यस और यल लहरों के विषय में। हम जब जानकारी ले रहे थे तो हमने यहां पर देखा था यह हमारी पी लहर है, यस लहर है और यल लहर है। जब हम इनके गुणधर्म को ठोस द्रव गैस में देखते हैं, ठोस द्रव गैस में देखते हैं, तो यहां ध्यान में आता है कि ये तीनों माध्यमों में गति करती हैं। ये द्रव माध्यम में गति नहीं करती और ये भी तीनों माध्यमों में गति करती है। P मीन्स प्राइमरी, यस माने सेकेंडरी, यल मीन्स लव, यस डी लव, वेवलेंथ। तो इस तरीके से हमारी ये लहर जो है द्रव माध्यम में गति नहीं करती है, और हमारी पृथ्वी का ये कोर एरिया जो है ये दरअसल द्रव माध्यम में है, पूर्णतः द्रव माध्यम में नहीं है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, अर्ध द्रव अवस्था में है। इसी कारण से कहीं ना कहीं जैसा आप बारिश में कीचड़ देखते हैं, इट इज क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरीके से ये हमारी लहरें हैं, यहां पर इसलिए अपने मार्ग से विपथगमित हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती है, विचलित हो जाती है, क्योंकि इनके स्वभाव से द्रव मैच नहीं खाता और ये द्रव है, इस कारण से मार्ग में इनका विचलन हो जाता है। और इतने पूरे एरिया में ये अनुपस्थित हैं ये लहरें हमारी। और पी लहरों का छाया क्षेत्र ये है और ये है और ये है। इसको ऐसे ऐसे करके आप नोटिफाइड कर सकते हैं। ये हमारे क्या है? पी लहरों का छाया क्षेत्र। तो ये इस प्रकार से हमारे पी लहरों का छाया क्षेत्र है। यहां पर पी लहरों का छाया क्षेत्र, ये वाला एरिया, इसको काट देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पी लहरों का छाया क्षेत्र है। और फिर हमारा ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसे हम कहते हैं यस, यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है, इसे हम 105 अंश से लेकर के 105 अंश का जो एरिया है, इसे हम कहते हैं यस लहरों का छाया क्षेत्र, यस शैडो जोन। यहां पर हमारी यस लहरें क्या हैं? अनुपस्थित है। तो इस बात को हम सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे तो वहां पर इसकी चर्चा हुई थी, क्योंकि इस परिघटना का उपयोग हम अपनी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी हासिल करने में करते हैं। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। ये हमारा है एपिसेंटर, ये हमारा है एपिसेंटर। तो ये हमारा है भूकंप का अर्थक्वेक, अर्थक्वेक एपिसेंटर, और ये हमारा है फोकस, अर्थक्वेक फोकस। तो इस तरीके से हमारी भूकंपीय परिघटनाएं विभिन्न आयामों में होती हैं, और हमें भूकंप से इतने सारे लाभ हैं। तो कोई भी चीज यहां संपूर्णता में विनाश को लेकर के नहीं आती। हमारी प्रकृति दोनों चीजों में समायोजन बनाती है, दिन है तो रात है, शुभ है तो अशुभ है, सारी चीजें जोड़े में चलती हैं, सूर्य है तो चंद्रमा है। इस प्रकार से ये बातें सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।